दुनिया का कोई सा भी देश हो, हर देश के नेता को सत्ता पाने के लिए, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए इस्लाम और मुसलमानों का सहारा लेना पड़ता है। चुनाव आने से पहले ही मुसलमानों का जिक्र, इस्लाम का जिक्र नेताओं की तरफ से शुरू हो जाता है। क्या बात है इस्लाम की, यहां से आप समझ सकते हैं। बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। ये आपकी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही हैं, ये फ्रांस की महिला है और राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो ये भी चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर मैं सत्ता में आ जाती हूं तो पूरे फ्रांस के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दूंगी। हिजाब पर प्रतिबंध, हिजाब को लेकर फ्रांस के अंदर काफी बातें होती रहती हैं। इमैनुअल मैक्रो भी इस्लाम और मुसलमानों की बुराई करके ही सत्ता में आया था। अब उसको मात देने के लिए इस तरह की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा चढ़ाकर बातें और वादे करने होंगे ताकि इनको फ्रांस के लोग राष्ट्रपति बना दें। तो हर किसी नेता को सत्ता पाने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही जाना पड़ता है। इस तरह के नेताओं के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद परेशान ना हुआ करें। किसी भी देश के मुसलमानों परेशान ना हो। ये बातें वो हैं जिसको सुनकर सुकून मिलता है कि हम कितना ज्यादा चर्चा में रहते हैं, हर जगह पर सुकून मिलता है। फिलहाल जर्मनी की संसद में एक कानून लाया गया और कानून भी ऐसा जिसको सुनने के बाद आपको हंसी आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने हमास की वीडियोस देखी होंगी। हमास जब वीडियो जारी करता है इजरायली सेना पर हमला करते हुए या किसी और बात को लेकर, तो एक लाल निशान, लाल त्रिकोण दिखाता है टारगेट करते हुए। किसी भी टैंक को अगर टारगेट कर रहा है तो एकदम से जूम जाकर एक लाल त्रिकोण दिखता है। इसको खतरे का निशान मान लिया गया है जर्मनी के अंदर। जर्मनी की प्रतिनिधि सभा में इस त्रिकोण को हमास त्रिकोण मानते हुए इसका इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी। सोशल मीडिया का एक फीचर होता है, अगर आप कहीं पर चैट वगैरह करेंगे तो ये एक त्रिकोण आता है, तो इस पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि ये हमास का त्रिकोण है। और जर्मनी की प्रतिनिधि सभा में यह दावा किया गया है कि यह यहूदियों के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए एक तत्काल खतरा है जो इजराइल की आजादी और सुरक्षा की वकालत करते हैं। और जर्मनी की प्रतिनिधि सभा को इस बात की उम्मीद भी है कि सीनेट इस फैसले को मंजूरी दे देगी। कैसे कैसे बेवकूफी वाले ये लोग प्रस्ताव लाते रहते हैं। लाल त्रिकोण पर रोक लगा दी है। आप कहीं सोशल मीडिया पर या किसी वीडियोग्राफी में इसका इस्तेमाल अब जर्मनी के अंदर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हद है यार, क्या ही किया जाए इनका। खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, इनका नाम है मसूद पेजेशकियान। ये तकरीबन 55% वोट पाकर ईरान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। मसूद पेजेशकियान इनका नाम है। अब देखते हैं कि ये ईरान को किस तरह से चलाते हैं, इनकी सोच किस तरह की है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि ज्यादा जानकारी इनके बारे में मैंने अभी इकट्ठा नहीं की है। धीरे धीरे इनके फैसले बता देंगे कि ये किस तरह की सोच के हैं। अच्छा, मेन खबर पर आते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि सऊदी अरब अभी जो लोग हज करने गए थे, धीरे धीरे उनकी वापसी हो रही है, अपने अपने देश वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब उनको भेज रहा है। यमन के लोग भी हज करने गए थे। सऊदी अरब ने कहा कि हम यमन के लोगों को फ्लाइट से जो भेजेंगे यमन के अंदर, वो हम अदन तक भेजेंगे, सना तक नहीं भेजेंगे। अदन तक भेजेंगे। न जाने क्यों सऊदी अरब ऐसा कह रहा था कि हम अदन में फ्लाइट उतार देंगे, सना तक लेकर नहीं जाएंगे, जो राजधानी है यमन की। हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने सऊदी अरब को धमकी दे डाली कि फ्लाइट आपको सना पर ही भेजनी है, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन। याहिया सारी हर किसी को 3 दिन का वक्त देते हैं। 3 दिन का वक्त है, आपको सना पर ही फ्लाइट उतारनी है, अदन तक फ्लाइट नहीं आएगी। सुबह सुबह आज खबर आई है कि सऊदी अरब से फ्लाइट हाजियों को लेकर, यमन के हाजियों को लेकर सना एयरपोर्ट पर पहुंच गई है और वहां पर हाजी उतर भी गए हैं। क्या हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी की धमकी से सऊदी अरब डर गया और डरने के बाद उसने फ्लाइट को सना भेज दिया? यही चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। एक धमकी से सऊदी अरब डर गया। यमन के लोग कितने ज्यादा बहादुर हैं, कितने ज्यादा निडर हैं, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। लेबनान के अंदर
जितने भी देशों के लोग हैं सभी देश कह रहे हैं अपने नागरिकों से कि जल्द से जल्द वहां से निकल आए क्योंकि वहां पर जंग होने का खतरा है। लेकिन यमन की सरकार ने लेबनान के अंदर रह रहे अपने लोगों से कहा है कि आप लोग इस वक्त में लेबनान के लोगों का साथ छोड़कर घर वापस ना आए। इस वक्त में आप लोग लेबनान के अंदर ही रहें और लेबनान के लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहें। यमन की सरकार ने लेबनान के अंदर रह रहे अपने लोगों से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर, इकाइयों के साथ मिलकर लड़ाई में साथ भी दें। जहां पूरी दुनिया अपने देश के नागरिकों को अपने घर वापस बुला रही है, यमन वाले कह रहे हैं कि आप वहीं रहें और लेबनान के लोगों का साथ ना छोड़ें। मोसाद के पूर्व बंदी विभाग के प्रमुख रामी इगरा ने कहा है कि सिनवार के पास सौदा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि चीजें उसके पक्ष में हैं। गाजा पर हमास का नियंत्रण है और पूरी दुनिया इजराइल से और ज्यादा नफरत करती जा रही है, इसलिए याह्या सिनवार जो है ये हमास का, ये आपसे सौदा क्यों करेगा? इसके पास सौदा करने की कोई वजह ही नहीं है। सौदा तो इजराइल को याह्या सिनवार से करना चाहिए क्योंकि याह्या सिनवार तो पूरी तरह से काबिज है अभी भी गाजा पर। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि भाई साहब, यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की राह पर हैं, उनका बस चले तो जल्द से जल्द वर्ल्ड वॉर 3 करा दें और बदनाम पुतिन को करते हैं, रूस के राष्ट्रपति को। ऐसा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति चाहते हैं लेकिन कुछ यूरोपीय देश शांति नहीं चाहते। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने कहा है कि नेतन्याहू कभी भी युद्ध खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जनता उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर ना करे। बंधक सौदे के लिए नए अफसर ने नेतन्याहू के जवाबी उपायों और उनकी रिहाई के विरोधियों को वापस कार्रवाई में डाल दिया है। कोई भी राजनीतिक कदम जिसका अर्थ युद्ध की समाप्ति है उसकी सरकार को खत्म करने का पूर्व संकेत है। इसलिए इजराइल महीनों से रणनीतिक फेरबदल में फंसा हुआ है। बिल्कुल सही बात कही है। सही है। सारा का सारा चक्कर जो है वो कुर्सी का है बाबू भैया, कुर्सी है। इसको इसको पता है कि अगर मैं युद्ध रोक देता हूं तो लात मार के जितने भी इसके साथी नेता हैं, साथी पार्टियां हैं गठबंधन की, इसको गिरा देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर कहा है कि तालिबान आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर रूस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी तैयार है। यानी तालिबान और रूस एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हो सकता है कि रूस की सेना अब तालिबान के अंदर पहुंच जाए, यानी अफगानिस्तान के अंदर तैनात कर दी जाए। रूस की सेना मिडिल ईस्ट में तैनात है, सीरिया के अंदर तैनात रहती है और भी कुछ जगहों पर तैनात है। तो हो सकता है कि अब तालिबान में भी रूस की सेना पहुंच जाए। दोस्तों, ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध अक्सर अमेरिका जैसे देश लगाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान तकरीबन यूरोप के 17 देशों को कच्चा तेल बेच रहा है। ईरान के तेल मंत्री ओजी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हम जहां चाहें वहां अपना तेल बेचते हैं, हमारे ऊपर चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूरोपीय देशों को तेल तो खरीदना है, भले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा दे कि आप बिक्री नहीं कर सकते। जो अमेरिका प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है ना, और प्रतिबंध लगाता भी वो इसी तरह के प्रतिबंध होते हैं कि यूरोपीय देशों से कह देगा आप तेल मत लो, यहां पर ईरान की कंपनियां मत खुलवाओ, यही प्रतिबंध लगाता है। बाकी कोई हथकड़ी डालकर जकड़ थोड़ी ना रहा है किसी को। अब बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास तेल तो है ही नहीं, उनको तो तेल लेना पड़ेगा। तो प्रतिबंध के बावजूद भी कारोबार ये लोग करते रहते हैं। खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर पर और ज्यादा आयरन डोम लॉन्चर भेजे हैं जो ट्रकों में लाद लाद कर ले जाए गए हैं। इजराइल ने आयरन डोम लॉन्चर लेबनान के बॉर्डर पर भेजने के साथ साथ हिजबुल्लाह को एक और धमकी दी है कि अगर उसने इजराइल के साथ तनाव कम नहीं किया तो इजराइल हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर देगा। पिछले 2 महीने से हम ये बातें सुन रहे हैं कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इससे आप इजराइल की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।